जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। ये बैक टू बैक मैं वीडियोस बना रहा हूँ वन गो में, क्योंकि आपको पता है टाइम कंस्ट्रेंट्स काफ़ी होती हैं। तो ये तीसरी वीडियो है मेरी बेसिकली, और वन गो में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है वो है बेसिकली म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों के अक्सर सवालात आते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो मैं म्यूचुअल फंड्स के लिए बना रहा हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड का मकसद बेसिकली ये है कि आपका जॉइंट पैसा कोई थर्ड पार्टी, एक समझ लें इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा होता है। म्यूचुअल जैसा कि नाम से है, शो हो रहा है कि म्यूचुअल का मतलब है सब लोगों का इकट्ठा पैसा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीन लोग हैं। अब तीनों के पास इतनी ना सेंस है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, ना उनके पास जो है वो इतना पैसा है, तो वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद लेते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो उनको एक यूनिट दे देता है, और उसी यूनिट को जो है वो आगे स्टॉक्स में या मनी मार्केट में पार्क कर देता है। मतलब कलेक्टिवली आप सारे लोग एक पैसा एक पूल में डालते हैं। वो पूल जो है वो एक फंड मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा होता है, और वो फंड मैनेजर जो है वो क्वालिफाइड होता है, प्रोफेशनल होता है, और उसके साथ साथ एससीसीपी की गाइडलाइंस भी फॉलो कर रहा होता है। इसके अलावा उसका सारे का सारा जो है वो एक समझ लें कि सर्वेलेंस भी उसकी हो रही होती है एससीसीपी से, वो कंप्लाइंस भी पूरी कर रहा होता है। और इसी तरह से वो कोई अंदर खाते में काम नहीं कर रहा होता। आप फंड मैनेजर रिपोर्ट्स को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में जितने भी बैंकिंग सेक्टर के जितने भी कंपनीज हैं, वो सारी के सारी उनके तकरीबन जितनी भी मेजर कंपनीज हैं, उन्होंने सब ने अपने नीचे एक एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं इसको, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली म्यूचुअल फंड उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रही होती है। उसमें मुख्तलिफ तरह के जो है वो फंड्स होते हैं। कोई मनी मार्केट के फंड्स होंगे, कुछ जो है वो इक्विटीज़ के फंड होंगे। इक्विटीज से मुराद ये है कि वो उन्होंने स्टॉक्स में पैसा लगाना होता है, और मनी मार्केट से मुराद ये है कि वो डेट मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसमें दोनों तरह की मार्केट्स आ जाती हैं। एक तो आपकी जो सॉवरेन मार्केट होती है, यानी सॉवरेन डेट देते हैं, गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क करते हैं, जिसमें पीआईबीज होते हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल्स होते हैं, एटसेट्रा और एटसेट्रा। इसी तरह से जो कमर्शियल डेट्स होते हैं, उनमें भी ये लोग पैसा पार्क करते हैं। इसके अंदर यूजली जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स स्टेबल कंपनीज की जो है वो फ्लोट किए जाते हैं, और टीएफसीज जिनको बोलते हैं टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, तो वो कंपनी की हेल्थ को देखते हुए उनको जो है वो टीएफसीज की सूरत में फंड्स देते हैं, और टीएफसीज वापस उनसे जो है वो ले लेते हैं कंपनी से। तो ये मनी मार्केट हो गई। मनी मार्केट जो होती है, इसमें रिस्क जो है वो कम होता है, इसलिए जो ख़ास तौर पे, और आजकल के जो शरह सूद क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई है, तो आजकल के सिनेरियो में जो है वो मनी मार्केट काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। और अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसमें दोनों कन्वेंशनल भी है और इस्लामिक भी है। दोनों आप फंड्स में काम कर सकते हैं, कन्वेंशनल में भी कर सकते हैं और इस्लामिक में भी कर सकते हैं मनी मार्केट में। और मनी मार्केट के अंदर जो है वो डेली बेसिस पे भी कुछ फंड्स रिटर्न दे रहे होते हैं, कुछ जो है वो मंथली बेसिस पे भी रिटर्न, जिसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड्स जो है वो दे रहे होते हैं। ये तो हो गई जी मनी मार्केट की बात। और इसी तरह से इक्विटीज़ यानी स्टॉक्स में भी ये लोग पैसा जो है वो लगा रहे होते हैं। अच्छा, ये फंड्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के फ़ंड होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ही फंड में सब, इस तरह के भी फंड्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिस तरह से जिनको फंड्स ऑफ फंड कह सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो होते हैं फंड्स वो इक्विटीज से या मनी मार्केट से रिलेटेड होते हैं। कुछ इसका मिक्स भी होते हैं, हाइब्रिड फंड्स जिनको कहते हैं। कुछ वो पोर्शन मनी मार्केट में लगाएंगे, कुछ वो जो है इक्विटीज़ में लगाएंगे। तो ऐसा पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम, यानी ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आ रहा हो, फर्स्ट टाइम आ रहा हो, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड थोड़ी सी कंपैरेटिवली, अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर वो खुद से काम कर रहा है तो फिर उसके लिए बड़ा रिस्की है और फ्रेश है। लेकिन अगर कोई एडवाइज़र के, प्रोफेशनल एडवाइज़र के साथ काम कर रहा है, तो वो फिर इसी तरह से हो जाता है जिस तरह से म्यूचुअल फंड में काम कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड में लो रिस्क कैटेगरी जो होती है वो ये मनी मार्केट वाली होती है, यानी इसमें आपकी कैपिटल को धचका लगने का जो है वो चांस कम होता है। और कैपिटल प्रोटेक्शन इसको नहीं कह सकते। अक्सर लोग ये गलत बयानी करते हैं कि जी कैपिटल प्रोटेक्टेड होते हैं। कैपिटल प्रोटेक्टेड ये मोर और लेस होते उसी तरह के हैं, लेकिन ये है कि रिस्क जो है, इवन आपके जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं उसमें भी रिस्क का जो है वो एलिमेंट होता ही है बहरहाल।
तो पिछले दिनों आपने देखा था कि कैंपेन भी चली थी और उसके ऊपर व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे बड़ी डिस्कशन हुई थी कि हमारे जो है 5 लाख तक डिपॉजिट जो है वो स्टेट बैंक की गारंटी है, इससे ऊपर के अगर डिपॉजिट कहीं उड़ गए तो उसके ऊपर स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। तो उसके ऊपर बड़ी बहस भी हुई थी। तो इसलिए आपके जो फंड्स होते हैं इवन बैंक्स में भी पड़े होते हैं, वो टोटली कोई भी चीज़ दुनिया में रिस्क फ्री नहीं होती। इस बात को हमेशा माइंड में रख के काम किया करें। और दूसरे जो तर्ज के फ़ंड हैं वो उनको इक्विटीज़ फ़ंड कहते हैं। अच्छा, इक्विटी फ़ंड जो होते हैं ये आपका पैसा जो है वो स्टॉक्स में लगा रहे होते हैं। एक तो चीज़ ये है कि आप ब्रोकर के पास जाते हैं, अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं और ब्रोकर जो है वो आपको एक लॉगिन पासवर्ड दे देता है और आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे बाय सेल जो है उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो तरफ ये होती है कि आप कहते हैं कि जी मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में काम ना करूं, मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर लूं, क्योंकि मुझे स्टॉक्स का पता नहीं है कि कौन से स्टॉक्स बेहतर हैं कौन से ख़राब हैं। इनकी बेसिकली रिसर्च टीम होती है और इसी के ऊपर एक फ़ंड मैनेजर होता है। तो वो एक एक बंदा जो कि CFA लेवल का, ACCA CA लेवल का बंदा होगा, वो प्रॉपरली उसके ऊपर काम करता है, उसको देखता है, उसका एनालिसिस करता है और उसमें रिस्क देखता है। फिर उसके अंदर वो अपने एक लंबी चौड़ी टीम होती है। एक जूनियर जो है वो रिसर्च एनालिस्ट होता है, फिर सीनियर रिसर्च के पास जाता है, फिर उसके बाद हेड ऑफ रिसर्च उसको देख रहा होता है, उसके बाद वो फंड मैनेजर के पास आता है और फंड मैनेजर फाइनल डिसीजन लेता है। फंड मैनेजर से ऊपर फिर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है। तो मतलब ये बड़ी हायरार्की है और इसमें सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं। अच्छा, इसमें आप जो म्यूचुअल फंड्स है जो आप इक्विटीज़ में लगा रहे होते हैं, वो आप वहाँ पे जाके इक्विटीज़ के जो है यूनिट्स को जो है वो बाय कर लेते हैं और वो आपके बिहाफ पे जो है पैसा आपका मार्केट में पार कर देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपका ये भी सवाल माइंड में आना चाहिए कि जब आपका पैसा मार्केट फंड को दिया आपने, फंड ने आपका पैसा जो है वो आगे लगा दिया, तो आपने जब पैसा निकलवाना है तो वो कैसे निकलेगा। देखिए, इसके अंदर बेसिकली गालबन को 15 से 20%, इसमें मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि 15 से 20% की तकरीबन इन्होंने जो है वो कैश जो है वो लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है। इवन इक्विटी फंड ने भी कि वो 15-20% की जो है वो कुशन रखेंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर वो जो भी रिडेम्पशंस आती हैं उनको वो ऑनर करेंगे। रिडेम्पशन टाइम इसमें जाहिर सी बात है 2 दिन का होता है, 2 डेज़ के अंदर सेटलमेंट हो जाती है। 2 से 3 दिनों में यूजली जो फंड्स होते हैं, जो ओपन एंड फंड्स हैं। अच्छा, फंड्स की भी आगे किस्में हैं। ओपन एंड जो फंड्स होते हैं वो यूजली 2 डेज़ में आपको रिडेम्पशन करके आपके जो पैसे हैं वो आपको दे देते हैं। इसी तरह से जो मनी मार्केट के फंड्स हैं वो भी इसी तरह से उन्होंने कुछ लिक्विडिटी रखी होती है अपने पास और कुछ वो जो है वो इंस्ट्रूमेंट में पार करके बैठे होते हैं और इनके जो मैच्योरिटी होती है वो भी कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती, छोटी मैच्योरिटी के होते हैं, 2 महीने 3 महीने। वो उस इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए कि वो कौन सा फंड है उसको देखते हुए जो है वो फैसला कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर लिक्विडिटी का कोई मसला नहीं होता। आपको वन गो में यूनिट मिल जाता है और आपको अपने फंड्स चाहिए हो तो रिडेम्पशन भी आसानी से हो जाती है। एप्लीकेशंस बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ आपको अपनी एप्लीकेशन में जो है वो नज़र आ रही होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि क्या जो आपका फ़ंड होता है ये म्यूचुअल फ़ंड के पास पड़ा होता है या किसके पास होता है। देखिए, इसके लिए CDC है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। जितने भी म्यूचुअल फंड्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन सब की जो ट्रस्टी है वो CDC है, ठीक है जी। यानी CDC सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के पास जो है वो अपना फंड्स रखवाएंगे और वो फंड CDC अपने पास एज ए कस्टोडियन रख रहा होगा, ठीक है, थर्ड पार्टी कस्टोडियन। और जितनी भी रिडेम्पशंस आएंगी या जितने भी फंड्स उसमें पार्क होंगे उसकी सिर्फ एडवाइजरी रोल जो है वो AMC दे रही होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी दे रही होगी जो कि म्यूचुअल फंड रन कर रही होती है। और इसके अलावा उसके पास उन एसेट्स की कस्टडी नहीं होती, कस्टडी किसी थर्ड पार्टी के पास है। तो ये एक समझ लें कि एक बड़ी सिक्योर चीज़ हो जाती है कि ऐसा बंदा जिसके पास फंड्स पड़े हुए हैं आपके, वो फंड्स अपने पास होल्ड नहीं कर रहा, वो फंड्स जो है वो किसी थर्ड पार्टी के पास रखवा के बैठा हुआ है। तो इस हवाले से भी जो है ये एक बहुत ही जाहिर सी बात है, कॉमन सवाल है कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है क्या ये सेफ़ होती है। सेफ़ से मुराद ये है कि इसके अंदर फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। अगर आपने प्रॉपरली क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट की हुई है, आपने कैश में की हुई है तो और बात है। कभी भी इसकी जो है वो कैश में पेमेंट नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी पेमेंट हमेशा क्रॉस चेक के थ्रू करनी चाहिए। और CDC ट्रस्टी के नाम पे ये जो है जो भी फंड होता है उसके अंदर आपके फंड जो है वो पार्क होते हैं। तो म्यूचुअल फंड की ओवरऑल ये है, लिक्विडिटी भी बेहतरीन है और आप किसी वक्त फंड निकलवा भी सकते हैं, किसी वक्त डलवा भी सकते हैं। इसके अलावा आप जो है आपको जो
मैनेजमेंट मिल रही होती है वो भी प्रोफेशनल लेवल पे मिल रही होती है। अच्छा, जब आप इक्विटीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको एक एंड मिल रहा होता है, मतलब आप सिर्फ बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपको मनी मार्केट नहीं मिल रही होती। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे एक एज ये भी है कि यहाँ पे जो भी फंड्स पड़े होते हैं आपके पास दो तरह के एवेन्यूज़ होते हैं। और मैं जैसे पहले भी हमेशा अर्ज़ करता रहा हूँ कि जो मनी मार्केट है और जो इक्विटीज़ हैं ये कभी भी पैरेलल नहीं चलती, ये अपोजिट चलती हैं एक दूसरे के। मतलब एक चल रहा होगा तो दूसरा ख़राब होगा, दूसरा चल रहा होगा तो पहला ख़राब होगा। मनी मार्केट जिस तरह से आजकल परफॉर्म अच्छा कर रही है तो इक्विटीज़ के अंदर उस लेवल के गेंस नहीं है। इस तरह इक्विटी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो मनी मार्केट में गेंस नहीं होगा। और इसमें आपको दोनों जब प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आसानी से अपने जो है वो फंड्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, जो भी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा हो। तो इसमें ग्रोथ भी डेफिनेटली होती है, आपके फंड्स भी प्रोटेक्टेड होते हैं, आपको लिक्विडिटी भी आसानी से मिल जाती है, आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी मिलती है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट से मुराद ये है, इसकी एक एफएमआर फंड मैनेजर रिपोर्ट होती है जो कि एससीसीपी की रिक्वायरमेंट है कि हर मंथ में एफएमआर हर फंड मैनेजर जो है वो हर अपने जो वो फंड्स मैनेज कर रहे हैं उसकी एफएमआर जो है फंड मैनेजर रिपोर्ट जो है वो देगा। और वो एफएमआर जो है उसकी बेसिस पे आप देख के उसको चेक कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें पोजीशंस जो हैं वो पब्लिक होती हैं, उसमें कितना एक्सपोजर किस जगह पे लिया हुआ है, कितना उसके अंदर रिस्क है, क्या उसकी जो है वो होल्डिंग है स्टॉक्स की, वो सारी चीज़ें पब्लिक होती हैं। और मंथली बेसिस के ऊपर, ये नहीं है कि एक दफ़ा दिखा के और गायब हो जाना, मंथली बेसिस पे उसके ऊपर आपका जो है वो बेसिकली रिपोर्ट्स आप तक जो है वो पहुँच रही होती हैं। तो ये म्यूचुअल फंड है। और इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर मज़ीद स्टडी करना चाह रहे हैं, इसमें परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मुफैब की एक वेबसाइट है, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि बड़ी कम्प्रिहेंसिव बनी हुई है। उसमें सारे फंड्स पूरे पाकिस्तान के जो रजिस्टर्ड फंड्स हैं उनकी डिटेल आ रही होगी, उनकी परफॉर्मेंस आ रही होगी, एसेट अंडर मैनेजमेंट आ रही होगी कि कितने बिलियंस या कितने ट्रिलियंस के जो है वो एसेट्स जो हैं वो अंडर मैनेजमेंट हैं म्यूचुअल फंड्स में। हर कंपनी के अलग आ रही होती है, उसके अलावा उसकी रेटिंग आ रही होती है और फ़ंड की जो है वो इंसेप्शन डेट आ रही होती है। ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी। तो उसको आप ज़रूर जो है वो स्टडी करें। और उसमें अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो वो भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें म्यूचुअल फंड में जो है वो टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। जिस तरह से अगर आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाते हैं, सपोज बैंकिंग में फ़ंड्स रख रहे हैं, बैंकिंग में जो पैसा आप रखते हैं वहाँ पे टैक्सेशन जो है वो एक सर्टेन लिमिट से जब आपके प्रॉफिट एंड डेट्स जो है वो बढ़ते हैं तो आपका जो टैक्सेशन है वो बढ़ जाती है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ कि आपने किसी भी बैंक में अपने पैसे रखवाए हुए हैं तो वो बैंक के जो पैसे हैं आपके वो अगर 5 मिलियन से उनका प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो एक्सीड करता है, 5 मिलियन से जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्सेशन है वो बढ़ती 33% पे चली जाएगी। 15% विद होल्डिंग होगा और बाकी जो है वो आपको एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम में जो है वो अपना जो है वो गेन बुक करना पड़ेगा। तो उसके अंदर 33% की जो है टैक्सेशन लग जाएगी। इसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, अगर आप कंपनी है तो कंपनी की केसेस के अंदर डेली डिविडेंड्स फंड है, उनका 15% फुल एंड फाइनल जो है वो डिविडेंड, उसके ऊपर बेसिकली एक टैक्स लग रहा होता है डिविडेंड पे, और वो फुल एंड फाइनल लायबिलिटी होती है। यानी सीधा सीधा जो है वो 18% का आपको जो है वो टैक्स की मद में जो है वो बच रहा होता है अगर आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा पड़ी हुई है बैंक्स में। तो कॉर्पोरेट और बिग जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स की तरफ मूव कर चुके हैं, जो मनी मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी की मैनेजमेंट करते हैं। जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना जो पैसा है वो सारे का सारा बैंक उसमें नहीं रखना होता, अपनी बिजनेसेस में रोटेट नहीं करना होता, बल्कि उनको जो है कुछ लिक्विडिटी चाहिए होती है, कुछ उनके आइडल फंड्स पड़े होते हैं। वो जो आइडल फंड्स होते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती तो वो जाके इस तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट्स में म्यूचुअल फंड के पार्क कर देते हैं। तो इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी आप देख सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ओवर द लॉन्ग रन म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो ये भी ओवर द लॉन्ग रन जो है वो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। तो इसी तरह से ये वीडियो मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। आप लोगों के सवालात वीडियोस के नीचे पूछते जाएं, मैं अगली अपकमिंग वीडियोस बनाता जाऊँगा और इंशाल्लाह एज़ प्रॉमिस्ड मैं डेली बेसिस पे तकरीबन एक वीडियो बना रहा हूँ। बल्कि मैंने अब देखें
बीच में गैप आया तो मैंने कुछ एक टॉपिक बेस्ड भी जो है वो वीडियोस बना के आप लोगों तक पहुंचा दी हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।